हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जहां जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अर्थात बीए पार्ट वन के फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी इंटर पास करके एडमिशन लिए हैं, उनसे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आपका पेपर जो है, आप जानते हैं, आपको सिलेबस उपलब्ध करा दिया गया है कि आपका पेपर जो है 8 यूनिट में डिवाइड है। तो यूनिट नंबर 1 के बारे में चर्चा की जाएगी, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हैं, यानी ये टॉपिक जो आपका यूनिट नंबर 1 है, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर्स है, इंडियन राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। तो यही टॉपिक से रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और फटाफट दोस्तों वीडियो को देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा दोस्तों, वो प्ले लिस्ट ओपन करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की चैनल पर आप जा करके प्ले लिस्ट ओपन कर लें और उस वीडियो को देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लिखा हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि कमला मार्कंडे इज वेल नोन नॉवलिस्ट, डिस्कस इट। जी हाँ, कमला मार्कंडे जो है वो बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं। इस बात पर आपको क्या करना है, बड़ा इसका डिस्कस करना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है, वर्णन करना है इसका, इसके बारे में बताना है। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रीब्यूशन आप कमला मार्कंडे, इस तरह से करके आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमला मार्कंडे इन द इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो चाहे जिस तरह से भी क्वेश्चन आए आपका, चाहे ये शार्ट आंसर में आए या अगर वेरी शार्ट आंसर में आता है तो आप 2-4 लाइन ही उनसे, उनकी जो रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब लिख देंगे लाइनें। और अगर ये शार्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में आता है तो दोनों तरह से आप इस आंसर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए आंसर में देखते हैं कि क्या चीज़ है। कि कमला मार्कंडे वाज ब्रॉट अप इन साउथ इंडिया, यानी कमला मार्कंडे का पालन पोषण जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, साउथ इंडिया अर्थात दक्षिण भारत में हुआ था। बट हर वर्क डू नॉट कन्फाइन टू प्रोविंशियल कैरेक्टर्स एंड थीम्स, लेकिन उनकी जो वर्क थी अर्थात उनकी रचनाएं जो थी वो केवल प्रोविंशियल कैरेक्टर्स एंड थीम्स, यानी जो वहाँ प्रांतीय चरित्र हैं और विषय हैं, इन्हीं बातों पर कन्फाइन नहीं रही, अर्थात सीमित नहीं रही। यानी उनकी रचनाएं जो हैं केवल एक प्रांतीय या एक राज्य से रिलेटेड ही नहीं रही हूँ, उसी विषय पर नहीं रही, यानी बहुत ब्रॉड स्तर तक गई। तो आगे देखते हैं कि कमला एक्सप्लोर अ मल्टीट्यूड ऑफ इशूज एंड द चॉइसेज ऑफ थीम्स एक्सिबिट हर पोटेंशियल टू अप्रोच द सब्जेक्ट विथ अप्रिसिएबल मैच्योरिटी एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कमला ने क्या किया है, कमला मार्कंडे ने, यहाँ से देखते हैं कि कमला एक्सप्लोर अ मल्टीट्यूड ऑफ इशूज, यानी विभिन्न तरह के विचारों को उन्होंने वर्णन किया है, उसको उड़ेल दिया है कह सकते हैं। एंड चॉइसेज, और विभिन्न प्रकार की चॉइसेज यानी पसंद जो है आप थीम्स अर्थात विषयों की, यानी अपने रचनाओं में उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों और एक विभिन्न प्रकार के विचारों को, इशूज को प्रस्तुत किया है। एक्सिबिट हर पोटेंशियल, और अपनी क्षमता का उन्होंने प्रदर्शन किया है। टू अप्रोच द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तक पकड़ जो है, विषय तक उनकी जो पकड़ है उस क्षमता का वर्णन उन्होंने किया है। विथ अप्रिसिएबल मैच्योरिटी, यानी बड़े ही प्रशंसनीय सराहनीय परिपक्वता के साथ। एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन, और अच्छे संगठन के साथ। यानी कमला मार्कंडे ने अपनी रचनाओं में क्या किया है कि बड़े ही अच्छे संगठन और एप्रिसिएट मैच्योरिटी अर्थात प्रशंसनीय सराहनीय परिपक्वता के साथ विषय की जो उसकी उनकी पकड़ की क्षमता है उस चीज़ का और विभिन्न प्रकार के विचारों का वर्णन किया है उन्होंने। आगे देखते हैं कि हर वर्क्स आर रियलिस्टिक डेलिनेशन ऑफ डबल पुल्स, यानी उनके वर्क्स, उनकी रचनाएं जो हैं वो इस वास्तविकता से भरी हुई हैं, इस वास्तविकता का चित्रण करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। आप डबल पुल्स यानी दोहरे खिंचाव की, दैट द इंडियन वोमेन इज सब्जेक्टेड टू, यानी जिसका शिकार जो है भारतीय महिलाएं हैं, यानी भारतीय महिलाओं के जो ये दोहरा खिंचाव है, जिस चीज़ का शिकार हुआ है उसका वर्णन करती हैं उनकी रचनाएं जो हैं। कौन कौन से, आगे देखते हैं कि बिटवीन हर डिजायर टू असर्ट हरसेल्फ, यानी बीच में, यानी दोनों दोहरे खिंचाव हैं उसके बीच में, कौन कौन से, हर डिजायर टू असर्ट
हर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, यानी उनकी जो एक इच्छा, यानी अपने आप को मुखर करने की इच्छा जो होती है, डिजायर टू असर्ट यानी मुखर करने की इच्छा जो होती है, हर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के रूप में या एक स्पेशल अपनी पहचान बनाने की जो एक इच्छा होती है महिलाओं की, उसके बीच में एंड हर ड्यूटी इन द, और उनका जो कर्तव्य होता है, किस चीज़ का कर्तव्य, हाँ, हर ड्यूटी इन द कैपेसिटी ऑफ अ डाटर वाइफ एंड मदर, और पुत्री, पत्नी और माता के रूप में उनके जो कर्तव्य की जो क्षमता होती है, तो इसके और जो खुद को उजागर करने की यानी खुद की अलग पहचान बनाने की जो उनकी एक इच्छा होती है, तो इन दोनों के बीच में वो हमेशा खींची रहती है। तो इस बात का वर्णन जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है कमला मार्कंडेय जी ने। आगे देखते हैं। She also points out how the socio-economic condition affect the women most, यानी वो इस बात को भी दर्शाती हैं, किस बात को, कि किस प्रकार से, हाउ द सोशियो इकोनॉमिक यानी किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक कंडीशन जो है, परिस्थितियां जो हैं, स्थितियां अफेक्ट द वोमेन मोस्ट यानी औरतों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। यानी अपनी रचनाओं में इस बात का उन्होंने वर्णन किया है, इस बात को भी उन्होंने दर्शाया है कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो औरतों को प्रभावित करती हैं, महिलाओं को। आगे बताती हैं कि नेक्टर इन द सीव, यानी ये उनकी रचना का नाम है, नेक्टर इन द सीव 1954 यानी 1954 में जो प्रकाशित हुई थी, इज हर फर्स्ट नॉवेल, यानी उनका पहला उपन्यास है, व्हिच डेलिनेट्स द ट्रेजिक आउटकम्स ऑफ प्यूनिटी, जो वर्णन करता है किस चीज़ को दर्शाता है, कि द ट्रेजिक आउटकम्स, यानी ट्रेजिक आउटकम्स यानी दुखद परिणाम जो है आप प्यूनरी, गरीबी के, नेचुरल कैलेमिटीज अर्थात प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उसके, एंड इंट्रूडिंग मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकता की जो घुसपैठ है उसके, विथ इट्स हार्मेंडियस अफर्मेट्स, यानी जो उसके भयावह परिणाम हैं, यानी प्राकृतिक आपदा, गरीबी या जो आधुनिकता की घुसपैठ है, इसके जो भयावह परिणाम हैं, इस चीज़ को क्या करती हैं, उनकी रचनाओं में वर्णन करती हैं। यानी इसका जो दुखद परिणाम होता है उसका वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। कौन सी रचना? नेक्टर इन सीव की बात चल रही है, उसी रचना में। आगे देखते हैं। इट इज़ अ वेल कंस्ट्रक्टेड नावल ऑन द क्लासिकल मोड ऑफ ऑन द थीम ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन, यानी ये रचना जो है वेल कंस्ट्रक्टेड है, यानी बहुत अच्छी तरह से ये निर्मित रचना है, नॉवेल है, नॉवेल का मतलब उपन्यास है। ऑन द क्लासिकल मोड यानी शास्त्रीय मोड पर, ऑन द थीम यानी विषय पर, आप हंगर एंड स्टारवेशन यानी भूख और भूखमरी के विषय पर एक शास्त्रीय मोड में लिखा गया, शास्त्रीय व्यवस्था से लिखा गया एक क्या है, अच्छी तरह से निर्मित उपन्यास है, यानी वेल कंस्ट्रक्टेड उपन्यास है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ से देखिए कि सम इनर फरी, यानी ये रचना का नाम है सम इनर फरी, 1955 अर्थात 1955 में प्रकाशित हुई थी। एंड पोजीशन 1963, ये रचना, ये भी उनकी रचना है कमला मार्कंडेय की। एंड द गोल्डन हनी कॉम्ब, यानी एंड द गोल्डन हनी कॉम्ब, यानी ये भी उनकी रचना है। तो रचनाओं का नाम दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1977 यानी 1977 में जिसका प्रकाशन हुआ, आर हर पॉपुलर नॉवेल्स, यानी ये उनके प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं। नॉवेल्स का मतलब उपन्यास हैं। व्हेरेन शी गिव्स अ क्लियर एंड इकोनॉमिकल अकाउंट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ पीजेंट। आगे देखते हैं। द मिडल क्लास एंड द अरिस्टोक्रेसी, यानी जहाँ पर वो क्या करती हैं, यानी जो ये इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम हुआ, वहाँ पर वो क्या करती हैं, आर हर पॉपुलर नॉवेल्स यानी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। व्हेरेन शी गिव्स, जहाँ वो देती हैं क्या चीज़, क्लियर, स्पष्ट और इकोनॉमिकल अकाउंट यानी किफ़ायती विवरण देती हैं, ऑफ द लाइफ स्टाइल माने जीवन शैली का, ऑफ द पीजेंट, पीजेंट यानी किसान, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग, एंड द अरिस्टोक्रेसी अर्थात अभिजात वर्ग, यानी अभिजात वर्ग, किसान तथा मध्यम वर्ग की जीवन शैली का वो क्या करती हैं, स्पष्ट और
किफ़ायती विवरण जो है प्रस्तुत करती हैं। आगे देखते हैं एंड आल्सो फोकस, और इस बात पर भी फोकस केंद्रित रहती हैं कि ऑन द कॉन्फ्लिक्टिंग ईस्ट वेस्ट रिलेशन, यानी जो विरोधी ईस्ट वेस्ट रिलेशन है, पूर्व पश्चिम के संबंध हैं, इस बात पर भी वो फोकस करती हैं, केंद्रित रहती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कि कमलाज एबिलिटी टू डिपिक्ट हर सोशल ऑब्जर्वेशन कम्स टू द फोर्स इन अ हैंडफुल ऑफ राइस, यानी ये उनकी रचना का नाम है अ हैंडफुल ऑफ राइस, 1966 में जिसका प्रकाशन हुआ था। तो इस रचना में क्या करते हैं कि द कमलाज एबिलिटी टू डिपिक्ट हर सोशल ऑब्जर्वेशन, यानी उनका जो सामाजिक ऑब्जर्वेशन है उसको उनके मतलब चित्रित करने की जो योग्यता है, उनकी एबिलिटी जो है वो क्या होता है, कम्स टू द फोर्स, यानी बल में आता है, उसको बल मिलता है इन अ हैंडफुल ऑफ राइस, यानी उनकी रचना हैंडफुल ऑफ राइस में इस बात का बल मिलता है। आगे देखते हैं, इन प्लीजर सिटी, यानी ये उनकी रचना का नाम है प्लीजर सिटी, 1982 में, यानी इसमें क्या किया है कि कमला कंसंट्रेट्स ऑन द इंट्रूशन ऑफ मॉडर्निटी इन अ ट्रेडिशनल वर्ल्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कमला क्या करती हैं इस रचना में कि कमला कंसंट्रेट, यानी कमला एकदम एकाग्र होती हैं इस बात पर ऑन द इंट्रूशन ऑफ मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता की घुसपैठ पर इन अ ट्रेडिशनल वर्ल्ड, यानी पारंपरिक संसार में, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके परिणामों पर। यानी कमला मार्कंडेय इन प्लीजर सिटी में क्या करती हैं कि आधुनिकता की घुसपैठ और उसके परिणामों पर केंद्रित होती हैं, यानी इस चीज़ का वर्णन उन्होंने अपने उपन्यास में किया है। कौन से उपन्यास में? इन प्लीजर सिटी में। आगे देखते हैं, द रूटीन ऑफ लाइफ ऑफ द फिशर फॉल्क, यानी फिशर फॉल्क अर्थात मछुआरों के जो जीवन का नियमित जीवन है, रूटीन लाइफ ऑफ फिशर फॉल्क, यानी मछुआरों के नियमित जीवन का, विद इट्स सिंपलिसिटी, यानी उनकी सादगी के साथ, एंड अवेयरनेस, यानी उस पर क्या करती हैं, उनको अवेयर करती हैं, यानी जागरूक करती हैं किस चीज़ पर? ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता पर, ऑफ अननोन डेंजर, यानी अनजाने खतरे, यानी अनजाने खतरे की जटिलता पर उनको क्या करती हैं, अवेयर करती हैं, और जो कहाँ पर होता है? इन द सी, यानी सागर के, यानी समुद्र के अनजाने खतरे पर उनको, मछुआरों को क्या करती हैं, वो जागरूक करती हैं, उसकी जटिलता यानी खतरों की जटिलता पर जागरूक करती हैं। एंड द लाइक, और इसी तरह के अन्य लोग जो हैं उनको भी आर पोर्ट्रेड विविडली बाई कमला, और इसी तरह का विवरण जो है, जो अन्य लोग हैं उनका भी विवरण, मतलब विवरण जो उन्होंने किया है कमला ने, उनको अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। पोर्ट्रेट विविडली बाई कमला, यानी कमला के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया गया। आगे देखते हैं, द करेक्टराइजेशन इन द नॉवेल, यानी नॉवेल में जो करेक्टराइजेशन है, चित्रण जो है, इज अ टेस्टिमनी टू कमलाज कैलिबर, यानी कमला की जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसका क्या है? एक प्रमाण है, उसका एक प्रमाण है। टू एज कैरेक्टर्स, यानी चरित्र पात्रों को उकेरना, चरित्र को उकेरने की जो उनकी रियलिस्टिकली, यानी वास्तविक रूप से, एंड ह्यूमरसली, और विनोदी ढंग से, यानी वास्तविक और विनोदी ढंग से जो उनके चरित्र को, पात्र को उकेरने की जो क्षमता है, उसका वो क्या है? प्रमाण है ये रचनाएं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही क्लियर हो जाता है, यानी कमला मार्कंडेय का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आप देख चुके हैं। इसको आप शार्ट आंसर, वैसे मेन रूप से शार्ट आंसर ही है, आप जानते हैं कि शार्ट आंसर लिखने के लिए आएगा 200 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आप शार्ट आंसर में इसका यूज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर में आ जाता है तब भी इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट भवानी भट्टाचार्य। जी हाँ, भवानी भट्टाचार्य के बारे में आप क्या जानते हैं, या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, इस बात को आपको जानना है, उसको समझना है। यानी चाहे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट भवानी भट्टाचार्य, या इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ भवानी भट्टाचार्य इन द इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आपको ये आंसर आसान रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं। तो आइए आंसर में देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो भवानी भट्टाचार्य इज वन ऑफ द नॉवेलिस्ट ऑफ द ओल्डर
जनरेशन ऑफ इंडो एंग्लियन राइटर्स, यानी इंडो एंग्लियन जो राइटर्स हैं, लेखक जो हैं, उनकी जो ओल्डर जनरेशन है यानी पुरानी पीढ़ी के, वो क्या है, एक उपन्यासकार हैं। यानी भवानी भट्टाचार्य क्या है, इंडो इंग्लियन राइटर लेखकों की पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकार हैं। ही इज इंडोव्ड विद अ ट्रांसपेरेंटली पॉजिटिव विजन ऑफ लाइफ, यानी वो एकदम से भरे हुए हैं किस चीज से, विथ अ ट्रांसपेरेंटली यानी पारदर्शिता, पॉजिटिव विजन यानी पारदर्शी, पॉजिटिव जो सकारात्मक विजन दृष्टि है, दृष्टिकोण है आप लाइफ यानी जीवन का दृष्टिकोण है, उससे वो प्रचुर हैं, आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्रेस, यानी खोज करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं यानी वर्णन करते हैं आर्टिस्टिकली यानी कलात्मक रूप से इन हिज नॉवेल्स, यानी जिसका वर्णन वो बड़े बड़े ही कलात्मक रूप से अपने नॉवेल्स में करते हैं। आगे देखते हैं, ही थ्रोज दैट द नॉवेल मस्ट हैव अ सोशल पर्पज, यानी वो इस बात को बताते हैं कि नॉवेल जो है उसका जो पर्पज होना चाहिए, उद्देश्य जो ना हो जाना मतलब होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, यानी उसका उद्देश्य जो है सामाजिक होना चाहिए। हिज स्टोरीज अबाउंड इन सोशल एंड हिस्टोरिकल रियलिटीज, यानी उनकी रचनाएं जो कहानियां हैं वो भरी हुई हैं एकदम किस चीज़ से, सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं से, यानी सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं से भरी हुई है। क्वाइट ऑफ्टन, जो कभी कभी क्या है, बिटर एंड ग्रूसम, यानी कभी कभी कटु कह सकते हैं या तीक्ष्ण कह सकते हैं, तीक्ष्ण और भयावह हैं। आगे देखते हैं, सच जैसे कि सच एस, यानी जैसे कि द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, यानी 1943 का बंगाल अकाल, द ट्रेजेडीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी स्वतंत्रता संघर्ष की जो त्रासदी है, दुखद घटना है, एंड पार्टीशन और विभाजन की, यानी स्वतंत्रता संघर्ष और विभाजन की जो त्रासदी है ये भी उसी का उदाहरण है। एंड द एबल्स ऑफ पॉवर्टी, और जो बुराइयां हैं किस चीज़ की, पॉवर्टी यानी गरीबी की, करप्शन, करप्शन यानी भ्रष्टाचार की, पॉवर्टी गरीबी, करप्शन भ्रष्टाचार, इग्नोरेंस अज्ञानता, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, ग्रीड अर्थात लालच, ईटीसी, यानी इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है उनकी रचनाओं में मिलता है। आगे देखते हैं कि भट्टाचार्य अफर्म्स दैट, यानी ये भी वो निश्चित करते हैं कि क्या चीज़ है कि एन आर्टिस्ट, एक कलाकार को शुड इनवाइटेबली, यानी निश्चित रूप से, बी माने होना चाहिए उसे, कंसर्न विद द ट्रूथ एंड सोशल रियलिटी, यानी उसे क्या, सत्य और सामाजिक वास्तविकता से एकदम संबंधित होना चाहिए। यानी कलाकार को किस तरह होना चाहिए कि सत्य और सोशल रियलिटी यानी सामाजिक संबंध जो वास्तविकता है उससे एकदम संबंधित होना चाहिए। आगे देखते हैं, इन हिज फर्स्ट 6 नॉवेल्स, यानी उनके जो प्रथम 6 नॉवेल हैं उनमें क्या हुआ है कि भट्टाचार्य है ट्रीटेड कल्चर विद डिफरेंट एंगल्स, यानी भट्टाचार्य ने कल्चर को यानी संस्कृति को क्या किया है कि डिफरेंट एंगल यानी विभिन्न कोणों से देखा है, विभिन्न कोणों से देखा है, उसका वर्णन किया है अपने प्रथम 6 उपन्यासों में। हिज फर्स्ट, हाँ आगे देखते हैं कि हिज फर्स्ट 5 नॉवेल्स, यानी उनके जो पहले 5 उपन्यास हैं, आर सेट अगेंस्ट इंडियन सोशल सेंस, यानी जो भारतीय जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके विरुद्ध सेट किए गए हैं। किस तरह से कि इन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड शेकिंग हिस्टोरिकल इवेंट, अर्थात इस परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव्स अर्थात परिप्रेक्ष्य में, ऑफ वर्ल्ड शेकिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी जो संसार को हिला देने वाली, वर्ल्ड शेकिंग अर्थात संसार को हिला देने वाली हिस्टोरिकल इवेंट्स अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि वो सामाजिक मतलब इंडियन सोशल सेंस के विपरीत है। आगे देखते हैं कि व्हेयर इज द 6th वन हैज इट्स सेटिंग बोथ इन इंडिया एंड अमेरिकाज हवाई आइसलैंड, लेकिन जो उनका छठा वाला है, छठा नॉवेल जो है वो कहाँ पर सेट हुआ है, इंडिया और अमेरिका के हवाई आइलैंड में, यानी हवाई इंडिया और अमेरिका दोनों जगह पर उसको सेट किया गया है। एंड डील्स विद द थीम ऑफ स्पिरिचुअल क्विस्ट, यानी और उसमें विषय किस
तरह के विषय पर लिखा गया है, स्पिरिचुअल क्विस्ट अर्थात आध्यात्मिक खोज के विषय पर, आध्यात्मिक खोज के विषय पर लिखा गया है। आगे देखते हैं कि हिज नॉवेल्स आर सो मैनी हंगर्स, यानी उनका जो नॉवेल है सो मैनी हंगर्स 1947 में जिसका प्रकाशन हुआ, म्यूजिक ऑफ मोहिनी 1952 में, एंड आगे देखते हैं ही हू राइट्स टाइगर 1955 में, द गॉडेस नेम्ड गोल्ड 1960 में जिसका प्रकाशन हुआ। ये सब उनकी रचनाएं हैं। शैडो फ्रॉम लद्दाख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, शैडो फ्रॉम लद्दाख अक्सर एग्जाम में आता है कि इसकी रचना है 1966 में। एंड आगे है कि अ ड्रीम ऑफ हवाई 1978 में। ये सारी उनकी रचनाएं हैं, उनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर के नारायण इज अ गुड इंग्लिश राइटर, कमेंट। आर के नारायण इज अ गुड इंग्लिश राइटर या गुड इंग्लिश नॉवलिस्ट या कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण, ये सारे चीज़ अगर आते हैं तो आप आंसर में यही लिखेंगे। आंसर में देखते हैं दोस्तों, आर के नारायण is another celebrity author who enjoy a position in the crowded literary scene of Indian fiction। यानी आर के नारायण एक इस तरह के लेखक हैं कि जिन्होंने एक अच्छा पोजीशन प्राप्त किया है, अच्छी स्थिति जिनको प्राप्त हुई है किस चीज़ में, इन द क्राउडेड लिटरेरी, यानी जो भीड़ भाड़ वाला लिटरेरी साहित्यिक दृश्य है ऑफ इंडियन फिक्शन, यानी भारतीय कथा का जो भीड़ से भरा हुआ, यानी आप कह सकते हैं भरा हुआ, तमाम प्रकार की रचनाओं से भरा हुआ जो एक साहित्यिक दृश्य है, उसमें जो है आर के नारायण साहब का बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त है आर के नारायण साहब को। आगे देखते हैं, ही इज अनडाउटली, वो निसंदेह रूप से द मास्टर ऑफ, माहिर हैं किस चीज़ में, आप पोर्ट्रेइंग द सोशियो कॉमिक एस्पेक्ट, यानी सामाजिक और हास्यात्मक एस्पेक्ट, यानी पहलुओं को चित्रित करने में, पोर्ट्रेइंग अर्थात चित्रित करने में, ऑफ द ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली, यानी किसके ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली, यानी सामान्य जो हैं इंडियन फैमिली यानी भारतीय परिवार के, एंड आइडियोसिंक्रेसिस ऑफ ह्यूमन, और व्यक्ति की विशेषताएं हैं इस चीज़ को चित्रित करने में, या इसके वो सोशियो कॉमिक जो उसके सामाजिक और हास्यात्मक एस्पेक्ट अर्थात पहलू हैं उसको चित्रित करने में वो एकदम मास्टर हैं। व्हिच फ्रॉम द क्रक्स ऑफ हिज नॉवेल, जो उनकी नॉवेल्स की जड़, आप कह सकते हैं कि उनके नॉवेल्स की क्या है, जड़ है, उनके उपन्यासों की जड़ है। आगे देखते हैं कि द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ हिज लैंग्वेज एंड स्टाइल लिव्स इन इट्स सिंपलिसिटी, यानी उनके स्टाइल, भाषा और स्टाइल, शैली, यानी भाषा और शैली की जो सबसे ग्रेटेस्ट मेरिट है, सबसे अच्छा गुण है, वो क्या करता है, लिव्स इन इट्स सिंपलिसिटी, यानी उनकी सादगी में रहता है, उसकी सादगी में रहता है, यानी उन रचनाओं की मेरी लैंग्वेज और स्टाइल की जो सबसे अच्छा गुण है वो क्या है, उसकी मतलब सादगी है, यानी भाषा शैली की सादगी। आगे देखते हैं, हिज सब्टल यूज ऑफ आयरॉनिक ह्यूमर, जो उन्होंने आयरॉनिक ह्यूमर का प्रयोग किया है, एक्सप्लोर्स द ऑडिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव की प्रकृति की विषमताओं पर जो उन्होंने आयरॉनिक ह्यूमर जो यूज किया है, जिसका सूक्ष्म प्रयोग उन्होंने किया है, यानी विडंबनापूर्ण हास्य का जो उन्होंने सूक्ष्म प्रयोग किया है, सब्टल यूज किया है। तो आगे देखते हैं कि एंड जक्स्टापोजिंग इट विथ अ डोज ऑफ हार्मलेस ह्यूमर, और ऐड करते हैं, जोड़ते हैं किस चीज़ को, इट विथ अ डोज, यानी एक डोज के साथ, ऑफ हार्मलेस ह्यूमर, यानी हानि रहित ह्यूमर, आप कह सकते हैं ह्यूमर यानी हास्य, यानी हानि रहित ह्यूमर के एक डोज के साथ उसको ऐड करते हैं। आगे देखते हैं कि हिज फिक्शन नॉवेल्स अराउंड द इमेजिनरी स्लीपी साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, उनका जो फिक्शन है, यानी उनकी जो कथा है, उनका नॉवेल जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व्स अराउंड, यानी इर्द गिर्द घूमता है किस चीज़ के, द इमेजिनरी स्लीपी साउथ इंडियन टाउन, यानी एक काल्पनिक रूप से, यानी काल्पनिक नींद में सोया हुआ साउथ इंडियन टाउन, यानी साउथ इंडियन जो नगर है आप मालगुडी, यानी मालगुडी के
जो काल्पनिक नींद में मतलब जो साउथ इंडियन टाउन है अर्थात साउथ इंडियन शहर है मालगुडी, उसी के इर्द गिर्द उनका नॉवेल जो है घूमता है। बट एक्सप्रेसेस एन आउटलुक विच हैज़ यूनिवर्सल अपील, लेकिन वो एक ऐसे परिणाम को एक्सप्रेस करता है, वर्णन करता है कि विच हैज़ यूनिवर्सल अपील, कि जिसमें एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक अपील होती है। आगे देखते हैं कि हिज फेमस नॉवेल्स आर द बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी उनका जो बहुत ही फेमस नॉवेल है द बैचलर ऑफ आर्ट एंड द पेंटर ऑफ सिंग्स 1933 और स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द इंग्लिश टीचर 1945, बेटिंग फॉर महात्मा 1955, द गाइड 1958, यानी ये सारे क्या हैं, आगे है द स्वीट वेंडर 1967, यानी ये सारे उनके क्या हैं, आर के नारायण के बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। इनमें से कई उपन्यास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और जो द गाइड उपन्यास है सबसे ज़्यादा फेमस उपन्यास यही है द गाइड। इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो आगे देखते हैं कि ये सारे उनके उपन्यास जो फेमस उपन्यास हैं, प्रसिद्ध उपन्यास। आगे देखते हैं द विविडनेस इन कैरेक्टर पोर्ट्रायल इज बैलेंस्ड बाई आयरॉनिक ह्यूमर, यानी जो उनके कैरेक्टर पोर्ट्रायल या चरित्र चित्रण की जो एक जीवंतता है, विविडनेस है, उन जीवंतता जो है वो क्या है, बैलेंस की जाती है, यानी संतुलित है किस चीज़ से, बाई आयरॉनिक ह्यूमर, यानी विडम्बना पूर्ण हास्य से संतुलित है। विच इज हिज कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल, जो उनकी प्रमुख शैली है या विशिष्ट शैली है कह सकते हैं, कि हिज राइटिंग हैज स्ट्रेड अक्रॉस 7 डिकेड्स, यानी उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी रचनाएं जो हैं 7 दशकों तक फैली है। डिकेड्स का मतलब दशक होता है दोस्तों, तो 7 दशकों तक यानी 70 सालों तक फैली हुई हैं। एंड ऑक्यूपाइज अ रिमार्केबल पोजीशन, और एक क्या हुआ है, रिमार्केबल पोजीशन यानी सराहनीय स्थान जो है ग्रहण कर चुकी है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन, यानी अंग्रेजी उपन्यास के मतलब भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास में उनकी जो रचनाएं हैं वो 7 दशकों से फैली हुई हैं और एक प्रशंसनीय या सराहनीय पोजीशन या स्थिति या स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। आगे देखते हैं नारायण हैज गेंड मास्टरी ऑफ द आर्ट, नारायण ने क्या अर्जित किया हुआ है कि मास्टरी ऑफ द आर्ट, यानी कला में, आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स, यहाँ से देखते हैं कि आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स एंड नॉनसेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी नारायण साहब को किस चीज़ में महारत हासिल है, आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर यानी चरित्र चित्रण की कला में, और एंड नॉनसेंस और विविधता में ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी भारतीय अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी भाषा की बारीकियों में, और यानी कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर यानी कैरेक्टर की चरित्र चित्रण में और चरित्र चित्रण की कला में और बारीकियों में उन्हें महारत हासिल है। तो दोस्तों ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।